गांव में कंगाली से तंग आकर राय स्टार और उसकी पत्नी पायल ने अपना खेत बेच दिया और उससे मिले 20,000 रुपए एक बैग में भरकर शहर की ओर चल दिया। उनके पास बस कुछ जोड़ी कपड़े, थोड़े पैसे और आंखों में बेहतर जिंदगी के सपने थे। दोनों एक सुनसान रास्ते से गुजर ही रहे थे कि अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक बाइक पर 2 नकाबपोश आदमी उनके ठीक सामने अड़ाकर खड़े हो गए। राय स्टार कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक गुंडे ने अपनी कमर से पिस्तौल निकाली और सीधे राय स्टार के माथे पर सटा दी और कहा, ज्यादा होशियारी मत दिखाना, जो कुछ भी है चुपचाप हमारे हवाले कर दो, वरना इस बंदूक की 6 गोलियां तेरी खोपड़ी के आर पार कर दूंगा। डर और बेबसी में दोनों ने अपने पास का सारा पैसा और बैग उन गुंडों के हवाले कर दिया। गुंडे बैग छीनकर ठहाके मारते हुए अपनी बाइक पर सवार होकर वहां से रफू चक्कर हो गए। अब राय स्टार और पायल के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी। शहर की भीड़ में बिना पैसों के सरवाइव करना नामुमकिन था। हार मानकर बैठने के बजाय राय स्टार ने पास के जंगल में रहने वाले बाबा थूंग थूंग के पास जाने का फैसला किया। जब वे बाबा के पास जा पहुंचे तो बाबा ने उनकी हालत देखकर कहा, आओ बच्चा, बैठो। तुम्हारी आंखों का खालीपन बता रहा है कि तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो। क्या हुआ तुम्हारे साथ? राय स्टार की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने रोते हुए कहा, बाबा, किस्मत ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। गांव में बारिश नहीं हुई तो खेत बेचना पड़ा। सोचा था शहर जाके कोई छोटा मोटा रोजगार शुरू करेंगे, पर रास्ते में डाकुओं ने हमें लूट लिया। अब हमारे पास न घर है, न काम और ना ही 1 रुपया। हम भूखे मर जाएंगे बाबा, कुछ चमत्कार करो। बाबा ने एक लंबी और गहरी सांस ली और धीमे स्वर में बोले, देखो बेटा, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ जो मिट्टी को सोना बना दूं। मैं पैसों के मामले में तुम्हारी सीधी मदद नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें एक रास्ता दिखा सकता हूँ। बाबा ने आगे कहा, यहाँ शहर में एक शख्स है, ठाकुर प्रताप सिंह। वो जरूरतमंदों को किश्तों पर पैसे देता है। तुम उसके पास जाओ, अपनी परेशानी बताओ, वो तुम्हें पैसे दे देगा, जिससे तुम अपना काम शुरू कर सकते हो और धीरे धीरे उसे लौटा देना। वही तुम्हारी आखिरी उम्मीद है। राय स्टार और पायल भारी मन से ठाकुर प्रताप सिंह की आलीशान हवेली की ओर चल दिए। हवेली पर गार्ड्स खड़े थे। सामने ठाकुर प्रताप सिंह खड़ा था, जिसके इर्द गिर्द हथियारों से लैस बॉडीगार्ड्स का पहरा था। राय स्टार ठाकुर के सामने आया। राय स्टार हाथ जोड़कर रोते हुए गिड़गिड़ाने लगा, ठाकुर साहब की जय हो। ठाकुर साहब, मैंने शहर में आपके चर्चे सुने हैं कि आप गरीबों के मसीहा हैं और लोगों की मदद करते हैं। हम पर बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है, हमारी मदद कर दीजिए। साहब, हमें शहर में छोटा सा रोजगार शुरू करने के लिए कुछ पैसे किश्तों पर दे दीजिए। मैं दिन रात मेहनत करूंगा और पाई पाई ब्याज समेत लौटा दूंगा। ठाकुर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें 15,000 रुपए तो दे दूंगा, लेकिन मेरा एक नियम है, बिना किसी कीमती चीज को गिरवी रखे मैं फूटी कौड़ी भी उधार नहीं देता। तुम्हारा क्या भरोसा कि तुम पैसे लेकर भाग जाओगे? लाओ, कोई कीमती चीज मेरे पास गिरवी रख दो। ये सुनकर राय स्टार ने दबी आवाज में कहा, लेकिन साहब, हमारे पास तो अब कुछ बचा ही नहीं है। रास्ते में गुंडों ने सब लूट लिया। मेरे पास ऐसी कोई कीमती चीज नहीं है जिसकी कीमत 15,000 हो। मैं क्या करूं? ठाकुर अचानक गरज कर उठा और चिल्लाया, क्या करूं मतलब? अगर गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है तो यहाँ वक्त बर्बाद करने क्यों आए हो? निकलो यहाँ से, मुझे धंधा करना आता है, दान पुण्य नहीं। राय स्टार ने एक नजर अपनी पत्नी पायल पर डाली। पायल दिखने में सुंदर थी और इस वक्त वही उसके पास सबसे कीमती थी। राय स्टार ने हकलाते हुए कहा, ठाकुर साहब रुकिए, मेरे पास एक कीमती चीज है, मेरी पत्नी पायल। यही मेरी सबसे कीमती पूंजी है। जब तक मैं अपना बिजनेस जमा कर आपके पैसे ब्याज समेत नहीं लौटा देता, तब तक आप मेरी बीवी को अपनी हवेली में गिरवी रख लीजिए। जैसे ही मैं पैसे चुकाऊंगा, इसे वापस ले जाऊंगा। जैसे ही राय स्टार ने पायल को गिरवी रखने की बात कही, ठाकुर प्रताप सिंह की आंखों में एक दरिंदगी वाली चमक आ गई। उसने पायल को ऊपर से नीचे तक देखा। उसका जवान चेहरा और निखरा हुआ बदन ठाकुर के मन में बस गया। ठाकुर के चेहरे पर एक कमीनी मुस्कान आई। उसने तुरंत 15,000 रुपए निकाले और राय स्टार को दे दिए। पैसे हाथ में आते ही राय स्टार बिना पीछे मुड़े हवेली से बाहर भाग गया। पायल पीछे से रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, मुझे यहाँ अकेले मत छोड़ो। पर गरीबी के डर ने राय स्टार को अंधा कर दिया था। रात गहराते ही हवेली में सन्नाटा छा गया। ठाकुर शराब के नशे में चूर होकर अपनी कुर्सी से उठा और बंगले के अंदर चला गया।
अंदर आया पर वह अपने कमरे में नहीं गया। वह दबे पांव सीढ़ियां चढ़कर उस कमरे की ओर बढ़ा जहां पायल सो रही थी। कमरे के अंदर पहुंचते ही वह पायल के सोते हुए बदन को गंदी नजरों से ताड़ने लगा और अश्लील इशारे करने लगा। आहट पाकर पायल की अचानक नींद खुल गई। सामने बूढ़े ठाकुर को इस हाल में देखकर वह सहम गई और गुस्से में चिल्लाई, ए बूढ़े, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? शर्म नहीं आती मुझे इस तरह ताड़ते हुए? निकल यहाँ से, वरना चप्पल से मारूंगी कमीने कहीं के। ठाकुर जोर से हंसा और बोला, अरे छमिया, इतना गर्म क्यों हो रही है? तेरे मर्द ने तुझे मुफ्त में यहाँ नहीं छोड़ा है। जिस काम के लिए तुझे गिरवी रखा है वो तो करने दे। इसी दिन के लिए तो तुझे यहाँ रखा है। हाय रे मेरी जानम। ये कहते ही दरिंदा ठाकुर पायल के मखमली बदन पर टूट पड़ा। आह, बचाओ, छोड़ मुझे कुत्ते, कोई है? बचाओ। लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। हवेली के नीचे खड़े 2 गार्ड्स ये चीखें सुनकर आपस में हंसने लगे। रमेश, लगता है आज सेठ जी बड़े मूड में हैं। बुढ़ापे में भी बड़ी पावर आ गई है आज तो। दूसरी तरफ दुनिया से बेखबर राइस्टार ने उन 15,000 से सब्जियां खरीदी और एक ठेला लगाया। सुबह होते ही वह गलियों में आवाजें लगाने लगा, भिंडी लो 7 रुपए पाव, ताजी गोभी लो, टमाटर ले लो भाभीओ। राइस्टार की मेहनत रंग लाई। उसकी सब्जियां इतनी ताजी थीं कि लोग उसे हाथों हाथ खरीदने लगे। 3 दिन तक उसने दिन रात एक कर दिया। न ठीक से सोया न खाया, बस एक ही धुन थी, पैसे जमा करना और पायल को छुड़ाना। 3 दिन की कड़ी मेहनत के बाद उसने 15,000 रुपए और ऊपर का ब्याज जोड़ लिया। वह भागता हुआ ठाकुर की हवेली पहुंचा। ठाकुर अपनी उसी गद्दी पर बैठा था। राइस्टार ने पैसों को ठाकुर को दे दिया और हाँफते हुए बोला, ठाकुर साहब, मेरा हिसाब पूरा हुआ। अब मेरी बीवी पायल को वापस बुला दीजिए, हमें घर जाना है। ठाकुर ने एक लंबी सांस ली और बोला, अरे राइस्टार, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? कल रात अचानक तुम्हारी बीवी पायल की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसकी हालत देखकर मैंने उसे तुरंत शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने ऑपरेशन भी किया, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पायल बच नहीं पाई, वो मर गई। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। बेचारी बहुत अच्छी औरत थी, पर अब मैं क्या कर सकता हूँ? मौत पर किसी का जोर नहीं चलता। यह सुनते ही राइस्टार के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। लेकिन तभी उसने ठाकुर की आंखों में गौर से देखा। ठाकुर के शब्दों में दुख था, पर उसके चेहरे के कोने में एक दबी हुई कमीनी मुस्कान अभी भी तैर रही थी। राइस्टार का दिल चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि ठाकुर सफेद झूठ बोल रहा है। राइस्टार वहां एक पल भी नहीं रुका। वह बिना कुछ बोले फटी हुई आंखों और उदास दिल के साथ हवेली से बाहर निकल आया। वह सीधा दौड़ता हुआ जंगल की ओर भागा, जहां बाबा थूंग थूंग बैठते थे। राइस्टार ने बाबा के चरणों में गिरकर रोते हुए पूरी बात बताई। बाबा, मैं तो लुट गया। मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। ठाकुर कह रहा है कि पायल मर गई, पर मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं है। बाबा, क्या मेरी पायल सच में चली गई? मेरी मदद करो, मैं क्या करूं? बाबा थूंग थूंग गंभीर आवाज में बोले, धीरज रख बच्चा, वो ठाकुर तुझसे झूठ बोल रहा है। तेरी बीवी पायल मरी नहीं है, वो उसी हवेली के किसी अंधेरे कोने में कैद है। वो दरिंदा उसे अपने पास ही रखना चाहता है, इसलिए उसने ये मौत का जाल बुना है। वो अभी भी जिंदा है। बाबा ने आगे मशवरा दिया, सुनो, अकेले तुम उस ताकतवर ठाकुर का मुकाबला नहीं कर पाओगे। तुम सीधे जाओ और गांव में एक सभा बुलाओ। ये सारी बात सरपंच को बताओ। सरपंच नेक आदमी है, वही अपनी पंचायत की ताकत से तुम्हारी पत्नी को उस भेड़िए के चंगुल से छुड़ा सकता है। राइस्टार ने आंसू पोंछे और वह बिजली की तेजी से सरपंच के घर की ओर दौड़ पड़ा। अगली ही सुबह गांव में एक सभा बुलाई गई। एक तरफ सरपंच और उनके सामने राइस्टार हाथ जोड़कर खड़ा था। राइस्टार ने भरी आंखों से चिल्लाते हुए अपनी आप बीती सुनाई। सरपंच साहब, मुझ जैसा बदनसीब कोई नहीं होगा जिसने अपनी बीवी को गिरवी रखा, पर मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर उस ठाकुर ने उसे हड़प लिया है। मैंने पाई पाई चुका दी, पर वो अब कहता है कि पायल मर चुकी है। सरपंच साहब, मेरी पत्नी जिंदा है, मुझे यकीन है। आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है, मेरी मदद कीजिए। सरपंच ने गहरी सोच के बाद आदेश दिया, ठीक है राइस्टार, धीरज रखो। कानून सबके लिए बराबर है। कल सुबह ठाकुर को यहाँ हाजिर किया जाए, फैसला सबके सामने होगा। अगले दिन सुबह होते ही पंचायत फिर बैठी। इस बार वहां ठाकुर प्रताप सिंह अपने बॉडीगार्ड्स के साथ पूरे रोब में पहुंचा। सरपंच ने कड़क आवाज में पूछा, ठाकुर, राइस्टार का इल्जाम है कि तुमने इसकी बीवी को दबा रखा है
और झूठ बोल रहे हो कि वो मर गई। क्या सफाई है तुम्हारी? ठाकुर ने बड़े ही मासूम और चालाकी भरे लहजे में जवाब दिया। सरपंच जी, मैं कोई अपराधी नहीं हूँ। ये लड़का मेरे पास रोता हुआ आया था। मैंने तरस खाकर इसे 15,000 रुपए दिए। इसकी बीवी यहाँ रही, पर उसकी किस्मत ही खराब थी। अचानक उसे ऐसी जानलेवा बीमारी हुई कि बड़े बड़े डॉक्टर भी हाथ खड़े कर दिए। हमने पानी की तरह पैसा बहाया, उसका ऑपरेशन करवाया, पर वो चल बसी। अब आप ही बताइए, मौत पर किसका जोर है? मैं इसे जिंदा कहाँ से कर दूं? सरपंच की आंखों में शक था। ठाकुर, पंचायत सिर्फ बातों पर यकीन नहीं करती। अगर पायल मरी है तो क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत या गवाह है? ठाकुर के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई। वह बोला, जी हाँ सरपंच जी, गवाह भी हैं और सबूत भी। वो डॉक्टर जिसने पायल का आखिरी दम तक इलाज किया, वो खुद यहाँ आकर गवाही देगा। और तो और मेरे पास वो 2 आदमी भी मौजूद है जिन्होंने अपनी आंखों से पायल की लाश को शमशान भूमि तक पहुंचाया और अपने हाथों से उसका दाह संस्कार किया। वही पायल का आखिरी सफर था सरपंच जी। ये सुनकर पूरी पंचायत में कानाफूसी होने लगी, जिसकी वजह से सरपंच भी सोच में पड़ गए। उन्हें लगने लगा कि शायद ठाकुर सच कह रहा है। सरपंच जी ने एक लंबी सांस ली और राई स्टार को भारी आवाज में कहा, बेटा राई स्टार, हमें तुम्हारी हालत पर दुख है, लेकिन ठाकुर ने डॉक्टर और गवाहों की बात कही है। अगर तुम्हारी बीवी अब इस दुनिया में ही नहीं रही तो हम कानूनन कुछ नहीं कर पाएंगे। कुदरत के फैसले के आगे हम सब बेबस हैं। यह सुनना था कि राई स्टार के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल मानो किसी भारी बोझ के नीचे कुचल गया हो। वह वहीं जमीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। नहीं सरपंच साहब, वो झूठ बोल रहा है। मेरी पायल मरी नहीं है, प्लीज मेरी बात मानिए। उसने बहुत मिन्नतें की, बहुत चिल्लाया, पर पंचायत ने सबूतों के अभाव में उसकी एक न सुनी। पूरी तरह टूट चुका राई स्टार रोते हुए और लड़खड़ाते कदमों से फिर से जंगल की ओर भागा। वह सीधा बाबा थूंग थूंग के पास पहुंचा। बाबा वहां ध्यान में बैठे थे। राई स्टार ने रोते रोते सारा वाकया सुनाया कि कैसे ठाकुर ने झूठे गवाहों के दम पर सबको गुमराह कर दिया है। बाबा थूंग थूंग ने धीमे लेकिन सख्त स्वर में कहा, देख राई स्टार, मुझे अपनी शक्तियों और अपने मन पर पूरा विश्वास है। वो ठाकुर सफेद झूठ बोल रहा है। उसने पायल को मारा नहीं है, बल्कि उसे अपनी ही हवेली के किसी गुप्त तहखाने में कैद रखा है। वो गवाह और डॉक्टर सब बिके हुए हैं। तू अभी सरपंच के पास जा, उनसे कहे कि थूम थूम बाबा ने एक विनती की है। उनसे कहे कि मुझे बस 3 घंटे के लिए सरपंच की कुर्सी पर बैठने दे और फैसला सुनाने का अधिकार दे। मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा, ये मेरा वादा है। राई स्टार को बाबा की शक्तियों पर अटूट भरोसा था। उसने बाबा का आशीर्वाद लेकर एक बार फिर सरपंच के घर की ओर दौड़ लगा दी। राई स्टार दौड़ते हुए सरपंच के पास पहुंचा और हांफते हुए बोला, सरपंच साहब, इंसाफ का एक रास्ता अभी भी बाकी है। जंगल वाले थुंग थुंग बाबा ने कहा है कि अगर आप अपनी गद्दी उन्हें सिर्फ 3 घंटे के लिए सौंप दें तो वो इस केस की सच्चाई सबके सामने ला देंगे। बाबा पर मेरा अटूट विश्वास है। साहब, प्लीज मेरी ये आखिरी विनती मान लीजिए। सरपंच जी ने कुछ देर सोचा, फिर नरमी से कहे, ठीक है राई स्टार, अगर थुम थुम बाबा जैसा ज्ञानी पुरुष इंसाफ करना चाहता है तो मुझे अपनी कुर्सी देने में कोई ऐतराज नहीं। तुम उन्हें आदर के साथ ले आओ। अगले दिन गांव के चौपाल पर एक बहुत बड़ी सभा बैठी। वादे के मुताबिक सरपंच अपनी जगह से हट गए और बाबा थूंग थूंग बड़े ही शांत और गंभीर चेहरे के साथ सरपंच की कुर्सी पर विराजमान हुए। बाबा थूंग थूंग ने अपनी भारी आवाज में आदेश दिया, पंचायत की कार्यवाही शुरू की जाए। सबसे पहले उस डॉक्टर को फौरन दरबार में पेश किया जाए जिसने पायल का इलाज किया था। हमें उससे कुछ जरूरी सवाल पूछने हैं। कुछ ही देर में ठाकुर के आदमियों के साथ वह डॉक्टर पंचायत में दाखिल हुआ। डॉक्टर के चेहरे पर थोड़ी घबराहट थी, पर उसने खुद को संभाल रखा था। बाबा थूंग थूंग ने डॉक्टर को गंभीरता से पूछा, डॉक्टर साहब, आपने पायल का ऑपरेशन किया तो आपने गौर किया होगा कि उसके दाहिने हाथ में 6 उंगलियां थी। सुना है कि 6 उंगली वाले मरीजों की नसें बहुत उलझी हुई होती हैं। क्या आपको टाके लगाने में परेशानी हुई थी? डॉक्टर को लगा कि बाबा को पायल के शरीर की पूरी जानकारी है। उसने सोचा कि अगर वह हां कह देगा तो वह सच्चा डॉक्टर लगेगा। वह तुरंत सीना तान कर बोला, जी हाँ बाबा, आपने बिल्कुल सही कहा। उसकी 6 उंगलियां थीं, जिसकी वजह से खून रोकना बहुत मुश्किल हो रहा था। हमने बड़ी मेहनत की, पर वो 6 उंगलियों वाला हाथ ठंडा पड़ता गया और उसकी जान चली गई। जैसे ही डॉक्टर ने यह कहा, बाबा थूंग थूंग के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान आई। उन्होंने पूरी सभा की तरफ देखा और अपनी आवाज बुलंद करते हुए कहा, मूर्ख, पायल के तो दोनों हाथों में सिर्फ 5-5 उंगलियां ही हैं।
उसके शरीर पर कहीं भी कोई छठी उंगली है ही नहीं। मैंने तो बस ये देखने के लिए झूठ बोला था कि तू हाँ में हाँ मिलाता है या नहीं। बोलो बेईमान, जब उसकी 6 उंगलियां थी ही नहीं तो तूने किसका इलाज किया? तूने तो उसे देखा तक नहीं। तूने सिर्फ ठाकुर की रिश्वत खाकर एक जिंदा औरत को कागजों पर मार दिया। फिर दूसरी बार दरबार के अंदर वो 2 आदमियों को बुलाया जिसने पायल को ले जाकर जलाया था। बाबा थूंग थूंग ने उन दोनों गवाहों से फुसलाते हुए पूछा, बेटा, तुम दोनों ने तो बहुत नेक काम किया है, पर एक बात बताओ, जब तुम पायल की लाश को शमशान ले जा रहे थे तो उसके गले में जो सोने का बड़ा सा हार था वो तुम दोनों ने आपस में बांट लिया या ठाकुर साहब को वापस कर दिया? ये सुनकर उन्हें लगा कि शायद थूंग थूंग बाबा सब जानते हैं। मैं हाँ में हाँ कर देता हूँ। वे एक ही सुर में चिल्लाकर बोले, वो हार तो हमने ठाकुर साहब की तिजोरी में रखवा दिया था। जैसे ही ये शब्द निकले बाबा थूंग थूंग जोर जोर से हंसने लगे। बाबा ने अचानक अपनी हंसी रोकी और कड़क कर बोले, इंसाफ हो गया, ये दोनों महा झूठे हैं। पूरा गांव जानता है कि राय स्टार और पायल तंगी की वजह से यहाँ आए थे। अगर पायल के पास सोने का हार होता तो क्या राय स्टार अपनी बीवी को गिरवी रखता? वो उस हार को ही गिरवी रख देता। जब पायल के पास कोई हार था ही नहीं तो तुम दोनों ने क्या बांट लिया और क्या तिजोरी में रख दिया? तुमने तो लाश देखी तक नहीं है। गवाहों के चेहरे सफेद पड़ गए। उन्हें समझ आ गया कि बाबा ने उन्हें फंसाने के लिए हार का झूठा जाल बुना था। वे बोले, माफ कर दो सरपंच साहब, बाबा हमें बख्श दो, हमने कोई लाश नहीं जलाई। ठाकुर साहब ने हमें डरा धमका कर और थोड़े पैसे देकर ये झूठ बोलने को कहा था। पायल मरी नहीं है, वो तो अभी भी हवेली के तहखाने में बंद है। ये सुनते ही राय स्टार की आंखों में चमक आ गई। अब यह तो साबित हो गया था कि पायल अभी मरी नहीं है, बल्कि वह अभी भी बंगले के तहखाने में बंद है। पंचायत में गवाहों और डॉक्टर की पोल खुलने के तुरंत बाद बाबा थूंग थूंग और राय स्टार बिजली की तेजी से ठाकुर प्रताप सिंह के बंगले की ओर दौड़े। बंगले के आलीशान फाटक के पास पहुंचते ही बाबा थूंग थूंग ने अपनी भारी और सख्त आवाज में दहाड़ते हुए चिल्लाया, अरे ओए झूठे मक्कार ठाकुर, जरा बाहर तो आ, तुझे मैं बताता हूँ, निकल बाहर। बाबा की कड़क आवाज पूरे बंगले में गूंज उठी। ठाकुर प्रताप सिंह, जो अब तक खुद को सुरक्षित समझ रहा था, थर थर कांपते हुए फौरन सीढ़ियों से नीचे उतरकर बाहर आया। जैसे ही वह सामने आया, बाबा थूंग थूंग उस पर बिजली बनकर गरजे, अरे ठाकुर, तेरी चोरी पकड़ी जा चुकी है। तेरे पाले हुए उन गवाहों और उस बिटाऊ डॉक्टर ने हमें सब सच बता दिया है। अब खेल खत्म, जल्दी से पायल को बाहर लेकर आ। और हाँ, सुन ले, पंचायत के फैसले के अनुसार तुझे इस जुर्म में 40 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। बाबा अभी ठाकुर को उसकी सजा सुना ही रहे थे कि तभी ऊपर से पायल भागते हुए नीचे आई। अपने पति राय स्टार को जिंदा और अपने सामने देखकर दोनों ने एक दूसरे को बड़े प्यार से कसकर गले लगा लिया। बाबा थूंग थूंग ने सरपंच की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए ठाकुर प्रताप सिंह को 40 साल के लिए सलाखों के पीछे डाल दिया। डर और अपनी हार ने ठाकुर का घमंड तोड़ दिया। वह बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपनी गलती का गहरा एहसास हो चुका था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राय स्टार की आंखों में भी आंसू थे। उसने पायल का चेहरा अपने हाथों में लिया और सिसकते हुए कहा, पायल, मुझे माफ कर देना। आज के बाद मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं करूंगा। आई लव यू पायल। पायल ने मुस्कुराते हुए राय स्टार के कंधे पर सिर रख दिया और दोनों एक बार फिर गले लग गए।